2 दिसंबर 1989 देश में वीपी सिंह की सरकार थी। उस सरकार ने भारत में पहली बार किसी मुसलमान को गृह मंत्री बनाया। उसने 2 दिसंबर 1989 में शपथ ली। जरा घटनाओं को देखिए आप। आई एम रॉन्ग पक्का? 2 दिसंबर को शपथ ली, 8 दिसंबर को बेटी गायब हो गई। महबूबा मुफ्ती की बहन रुबैया सईद का किडनैप हो गया। और किसने किया? JKLF ने, जिसका चीफ अब दिल्ली के एक हॉस्पिटल में है। 2 दिसंबर में शपथ और 8 दिसंबर को किडनैप और 10 दिन बाद छूट गई। 4 बड़े आतंकवादियों को अंतर्राष्ट्रीय तो उनको छोड़ दिया। और यह सिलसिला क्या चला कि उसी दौरान में गुलाम नबी आजाद के घर से बच्चा गायब हो गया, वो भी मिल गया, 27 लोगों को छोड़ दिया। फिर एक और कांग्रेसी थे सेकुलर, जिन्होंने अटल जी की सरकार में वोट नहीं दिया था। 1 वोट से सरकार गिर गई थी आपकी। उनके घर भी कोई गायब हो गया, उसको भी छोड़ दिया, 7 आतंकवादी छूट गया। और आप सोचिए कि 2 दिसंबर को वो आदमी शपथ लेता है, 2 दिसंबर 1989, और 19 जनवरी 1990 में पूरी दुनिया का सबसे बड़ा हादसा पूरे भारत में होता है। लेकिन किसी को अंदाजा नहीं था कि यह आदमी उस हादसे का मास्टरमाइंड था। 19 जनवरी 1990 को कश्मीर से 5 लाख कश्मीरी हिंदू पंडितों को रेप और मर्डर करके भागने पर मजबूर कर दिया गया। इसी गृह मंत्री से, कोई अखबार उठा के देख लीजिए, वर्नाकुलर मीडिया का भी देख लीजिए और टेलीविजन को भी देख लीजिए और अंग्रेजी अखबारों को भी देख लीजिए, किसी ने इसके बारे में लिखा हो। 5 लाख कश्मीरी हिंदू पंडित अपने ही देश में माइग्रेंट बन गए हैं, इसकी चिंता नहीं है। लेकिन क्या हमारे देश की ट्रेजेडी है? रोहिंग्या मुसलमानों के लिए उस वक्त मैं जयपुर में था, एक जुलूस निकला, लाठी चार्ज हुआ। जो लोग निकाल रहे थे वो भारत के मुसलमान थे, जो भारत से हुब्बुल वतनी की बात करते हैं, जो कहते हैं कि कुरान के हिसाब से हुब्बुल वतनी हमारे अंदर है और हमारी हुब्बुल वतनी यानी हमारी देश के प्रति जो हमारा निष्ठा है उसको चैलेंज मत कीजिए। जुलूस निकालने वाले मुसलमान थे। जयपुर के शहर का बीच का सबसे बड़ा चौराहे पे जो थाना था उसको आग लगा दी गई। उनके लिए पूरे हिंदुस्तान में मुझे कोई एक जुलूस, एक धरना बता दें जिसमें हिंदुस्तान के मुसलमानों ने कहा हो कि 5 लाख कश्मीरी हिंदू पंडितों को उनके अपने ही देश में और उसी राज्य का गृह मंत्री हो और उनको धर्म की वजह से निकाला गया, उनकी आइडेंटिटी की वजह से निकाला गया। एक कोई मुझे सेमिनार बता दें, मैं अपने शब्द कुतुब मीनार पर खड़े होकर कहूंगा मुझसे गलती हो गई। एक नहीं हुआ, एक कहीं मैंने गंगा जमुना तहजीब नजर नहीं आई, कहीं भाईचारा नहीं। झूठ और मक्कारी के लिए भी किसी ने कोई धरना प्रदर्शन नहीं किया भाई साहब। लेकिन क्या हो रहा है? रोहिंग्या के लिए जिस जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 35 होने के कारण जम्मू कश्मीर में भारत का नागरिक न वहां रह सकता है, न जमीन खरीद सकता है, न कारोबार कर सकता है, न उस राज्य की कोई आपको फैसिलिटीज मिल सकती है, न वहां विधानसभा का चुनाव लड़ सकता है, न वोट डाल सकता है। उस जम्मू कश्मीर में 2008 से लेकर 2019 तक 98,000 मुसलमान बर्मा से जो आए थे उनके पास आधार कार्ड भी है, उनके पास राशन कार्ड भी है। यह खतरा है इस देश के लिए। यह खतरे महत्वपूर्ण हैं। क्या आपको पता ही नहीं चल रहा कि धीरे धीरे हो क्या गया? हम कहां खड़े थे जब हमने देखा तो इतनी भीड़ है कि अब हम कोशिश कर रहे हैं कि अब इनको एडजस्ट कर लें। तो आप तो 700 साल से एडजस्ट ही कर रहे थे भाई साहब। 700 साल पहले भी आपने इसी आदर्शवाद के चलते यह हालत हो गई कि आप जैसे को चंद गुंडे आए थे, कोई करोड़ों की फौज नहीं आई थी, उन्होंने गुलाम बना के रखा आपको। 700 साल तक आपकी नस्लें दर नस्लें बिगड़ गई, किसी ने सवाल नहीं पूछा। अभी तो 70 साल की कहानी है, हमने 70 साल में भी कुछ नहीं सीखा। लिहाजा इस देश में आंतरिक खतरों में ऐसे खतरे हैं जो शायद आप महसूस नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन लगातार हैं।
इस देश में इंटेलेक्चुअल आतंकवाद जो है चरम सीमा पर है, एकेडमिक आतंकवाद चरम सीमा पर है। सरकारें आती हैं, सरकारें जाती हैं। इस देश में हम हर बार कहते हैं मैकाले ने इस देश में शिक्षा पद्धति ऐसी दी थी जिसके कारण यह हो रहा है। हम यही कहते हैं कि मैकाले ने देखिए ऐसा करा और ऐसा करा। अरे भाई, आप या तो झूठ बोल रहे हैं या सच कहने से घबराते हैं। कौन था भारत का पहला शिक्षा मंत्री? पूरा नाम बताइए। मैं यही कह रहा हूं, मौलाना अबुल कलाम आजाद का पूरा नाम बड़ा लंबा नाम है, आप थक जाएंगे लेते लेते, क्योंकि वो मक्का में पैदा हुए थे। मौलाना आजाद ने इस देश के अंदर, प्रोफेसर नूरुल हसन का नाम सुना है आपने? कमेटी तो उन्हीं के अंडर में बनी थी, वो मेरी यूनिवर्सिटी के थे। इरफान हबीब के अंडर में बनी थी। जब इस देश का पहला शिक्षा मंत्री, जिसकी सर्विसेज को, इसलिए मैंने कहा कि हमारे यहां पॉलिटिकली क्या फायदेमंद है, देश के लिए हो ना हो। मौलाना आजाद की तो डेथ मेरा ख्याल है कि 58 वगैरह में कहीं हो गई थी, राइट अराउंड। लेकिन 58 से लेके 1992 के बीच में उन्होंने क्या महान काम किया। उनकी एब्सेंस में कोई भूत कर रहा था काम, जिनके कारण उनको 92 में आपने भारत रत्न दिया। वो आपको पॉलिटिकली सूट कर रहा था कि भाई इनको देने से कुछ फायदा होगा, तो उनको आपने भारत रत्न दे दिया। यही अंबेडकर के साथ किया आपने। जिस अंबेडकर को लेके कुछ पॉलिटिकल पार्टीज बड़ी चिंतित हैं। अंबेडकर की डेथ कब की हुई है? 1958 की डेथ है उनकी। 56 उनको भारत रत्न कब मिला? क्यों? इस बीच में कोई महान कार्य कर दिया था क्या उन्होंने? इसलिए पॉलिटिकल रिलेवेंस क्या है, दैट इज आवर प्रॉब्लम। इसलिए जिस पहले शिक्षा मंत्री ने, जो अपने जीते जी सच नहीं बोल पाया, एक किताब लिखी थी इंडिया विज फ्रीडम, ओरिएंटल पब्लिकेशन ने उसको छापा। वो किताब मार्केट में आ गई, लोगों ने पढ़ ली, बात खत्म हो गई। लेकिन अपनी वसीयत में कुछ कह के गए थे। उस वसीयत में उन्होंने लिखा कि मैंने कुछ सच्चाई लिखी है, लेकिन मेरे जीते ये मुमकिन नहीं है, जीते जी, कि मैं इसको पब्लिक कर सकूं। पर्ची आ गई, थैंक यू सर। अक्सर मेरे बोलने के बाद ये बहुत दिक्कत होती है, लेकिन मैं जल्दी समाप्त कर, डोंट वरी, आई अंडरस्टैंड। उन्होंने उस 30 पन्ने लिख के गए और कहा कि मेरे मरने के 30 साल बाद, जब मेरी अस्थियां बिल्कुल विसर्जित हो जाएं जमीन के अंदर और कांग्रेसी मेरी कब्र को खोद के मुझे दोबारा न मारें, तो वो 30 पन्ने जोड़ देना। वो 30 पन्ने के बाद सुप्रीम कोर्ट में केस चला। वो 30 पन्ने जुड़ करके ओरिएंटल पब्लिकेशन ने वो किताब दोबारा छाप दी है। वो 30 पढ़ लीजिएगा, आपको भारत के पहले शिक्षा मंत्री का कैरेक्टर पता चल जाएगा, जो ये कहता है कि नेहरू वाज रॉन्ग और जिन्ना वाज राइट। हम उसकी बनाई पद्धति को पढ़ रहे हैं। ये जो आज आप पढ़ रहे हैं किताबें, ये मैकाले ने नहीं बनाई हैं, ये तो आपके नए मैकाले ने बनाई थी, जिन्हें ट्रांसफर ऑफ पावर में हिस्सा मिला था। तो आपका जो पूरा बेस है ना, वही झूठ, मक्कारी, फरेब और षड्यंत्रों पे रखा हुआ है। अब आप चाहते हैं कि लोग ऐसे पैदा हों जो देश के अंदर बड़ा काम करें। ये बात अलग है। ये बात अलग है कि कच्छ के पानी ने भी एक आध को पैदा कर दिया और आ गया। और अब बहुत कुछ ऐसा हो रहा है। ये जो बीच बीच में शोर मच रहा है, ये शोर इसीलिए मच रहा है कि आपको अपने अस्तित्व का, आपको अपनी पहचान का अगर बोध हो गया, तो फिर इस देश में 90 करोड़ न्यूक्लियर बम की तरह लोग घूमेंगे। दोस्तों, राम नाम की चर्चा यूं तो हर जुबान पर है और इस वक्त तो राम सियासत के केंद्र में भी बने हुए हैं। जी हां, चुनाव में कई पार्टियां उनके नाम के भरोसे हैं। तो वहीं एमपी में कुछ ऐसा होने वाला है जिसे शायद ही किसी ने सोचा हो। दरअसल नई शिक्षा नीति के तहत अब मध्य प्रदेश में कॉलेजों के पाठ्यक्रम में बदलाव किया जाएगा और नए पाठ्यक्रम के तहत अब बीए के फर्स्ट ईयर के छात्रों को महाभारत, रामचरितमानस, योग और ध्यान के बारे में पढ़ाया जाएगा। जी हाँ, खास बात यह है कि नए पाठ्यक्रम के अनुसार श्री रामचरितमानस अप्लाइड फिलॉसफी को वैकल्पिक विषय के रूप में रखा जाएगा। साथ ही अंग्रेजी के फाउंडेशन कोर्स में
फर्स्ट ईयर के छात्रों को सी राजगोपालचारी की महाभारत की प्रस्तावना पढ़ाई जाएगी। इस बारे में राज्य के शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने कहा है कि अंग्रेजी और हिंदी के अलावा योग और ध्यान को भी तीसरे फाउंडेशन कोर्स के रूप में पेश किया गया है, जिसमें ओम, ध्यान और मंत्रों का पाठ शामिल है। जाहिर है कि अब बच्चे अपने धर्म, संस्कृति और इतिहास के बारे में भी जानेंगे, उनके हर पहलुओं को समझेंगे। जी हाँ, यही नहीं, श्री रामचरितमानस के तहत अध्यायों में भारतीय संस्कृति के मूल स्रोतों में आध्यात्मिकता और धर्म जैसे विषय शामिल होंगे और साथ ही ये भी बताया जाएगा कि राम अपने पिता के प्रति कितने आज्ञाकारी थे। एक अंग्रेजी अखबार के मुताबिक छात्रों को ये भी बताया जाएगा कि भगवान राम कितने कुशल इंजीनियर थे। उनके द्वारा इंजीनियरिंग का एक अनूठा उदाहरण के रूप में राम सेतु का निर्माण विषय के माध्यम से भगवान श्री राम के इंजीनियरिंग गुणों को पढ़ाया जाएगा। सिर्फ रामचरितमानस ही नहीं, और भी 24 वैकल्पिक विषय हैं जिनमें मध्य प्रदेश में उर्दू गाने और उर्दू भाषा विषय शामिल हैं। इस बारे में मध्य प्रदेश के शिक्षा मंत्री मोहन यादव ने कहा है कि हम रामचरितमानस और महाभारत से बहुत कुछ सीखते हैं और इससे छात्र सम्मान और मूल्यों के साथ जीवन जीने की प्रेरणा भी लेंगे। अब हम छात्रों को सिर्फ शिक्षित नहीं करना चाहते, बल्कि हम उनको एक महान इंसान के रूप में विकसित करना चाहते हैं। शिवराज सरकार का ये फैसला छात्रों के लिए कितना फायदेमंद होगा, ये तो वक्त ही बताएगा। इस बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट में अवश्य बताएं। दोस्तों, वीडियो में बताई गई बातों से अगर आप भी सहमत हैं तो वीडियो को लाइक करने के साथ साथ ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें, क्योंकि जागरूकता फैलाने से ही फैलती है। और अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल अखंड हिंद को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपका साथ भी बहुत जरूरी है। मिलते हैं एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना और अपनों का ख्याल रखें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।